नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं आपके साथ हाजिर हूं 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का पारा 48 डिग्री, लखनऊ, पटना और जयपुर भी उबलेंगे, डरा रही है यह रिपोर्ट। अगले 70 साल में 4 डिग्री तक बढ़ सकता है दिल्ली का औसतन तापमान। अधिकतम तापमान 48.19 डिग्री तक पहुंच सकता है। ग्रीन पीस इंडिया लू के अनुमानों का विश्लेषण करके जारी किया गया यह अनुमान। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर जैसे शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नई दिल्ली का अधिकतम तापमान 2099 की अवधि में औसत 4 डिग्री अधिक हो सकता है। इसी अवधि में दिल्ली का औसत तापमान मौजूदा स्थिति की तुलना में 5 डिग्री अधिक गर्म हो सकता है और अधिकतम तापमान 48.19 डिग्री तक पहुंच सकता है। ग्रीन पीस इंडिया इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट विद IPCC AR 26 रिपोर्ट के आधार पर लू के अनुमानों का विश्लेषण किया गया है। राजधानी में 29 अप्रैल 2022 को तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया था और यह अप्रैल के महीने में औसत अधिकतम तापमान से काफ़ी ऊपर है। 1970 से 2020 तक अप्रैल के तापमान बताते हैं कि 4 सालों के दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। इस तरह की तेज़ गर्मी का मतलब भारत लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी और गर्म हवाओं से जूझता रहेगा। इसकी वजह से अस्पतालों में लोगों के भर्ती होने की संख्या में इजाफा हो सकता है। खेती, जंगली जानवरों को भी इससे नुकसान हो सकते हैं। ग्रीन पीस इंडिया के कैंपेन मैनेजर अविनाश चंचल का कहना है कि लू सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। अगर हम अभी इससे निपटने की तैयारी नहीं करते हैं तो इस गर्मी की अवधि उसके परिणाम तापमान के सालाना बढ़ोतरी में ही वृद्धि होने की संभावना है। तापमान में तेज से वृद्धि की वजह से सबसे अधिक नुकसान दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों में गंभीर रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है। इन सभी शहरों में गर्मी और उसके प्रभाव का पैटर्न एक समान है। इसी आंकलन के अनुसार 2080 से 2099 की अवधि में मुंबई और पुणे में अब औसत से 5 डिग्री अधिक गर्म होगा। अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई 4.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस के साथ औसतन से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होगा। चंचल के मुताबिक दीर्घकालिक उपायों के रूप में शहरी नियोजन को पर्याप्त हरित वातावरण प्रदान करना चाहिए, साथ ही इसे बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। इनमें छत पर बागवानी, सामुदायिक पोषण उद्यान, पार्क, मिनी वन, सड़क के किनारे पेड़ के कवर और जल निकास को बनाना और सुरक्षित रखना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने किया मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। 7 शवों की हुई पहचान। मुडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में महिला समेत 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12
लोग झुलस गए, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। शनिवार सुबह तक आग जरूर बुझा ली गई, लेकिन राहत व बचाव कार्य अब भी जारी है। कई लोगों के लापता होने के चलते परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं। यहाँ घटना से जुड़ा हर अपडेट, इन 7 शवों की हुई पहचान। अब तक कुल 7 शवों की पहचान हो चुकी है। इनके नाम इस प्रकार हैं: तानिया भूषण पुत्री चंद्रभूषण, मोहिनी पाल पत्नी विजयपाल, यशोदा देवी पत्नी विश्वजीत 4, रंजू देवी पत्नी संतोष, विशाल पुत्र मिथिलेश, दृष्टि पुत्रगण, कैलाश ज्ञानी पुत्र राम ज्ञानी। हर शव की होगी डीएनए से पहचान, डॉक्टर AK अरोड़ा। संजय गांधी अस्पताल के एमएस डॉक्टर SK अरोड़ा ने बताया कि हमें 27 शव मिले हैं, सभी बुरे तरह से जले हुए थे। इसमें अब तक 7 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। लोगों के रिश्तेदार अब भी पहचान के लिए आ रहे हैं। कम से कम 7 परिवार अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। जिन शवों की पहचान नहीं हो पा रही है या जिनकी पहचान हो भी रही है, उनका DNA सैंपल लिया जाएगा। एक शव को 4 रिश्तेदारों के आधार पर पहचाना जाएगा। हम कुछ और परिवारों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। गायब लोगों की सूची आई सामने। गीता चौहान 45 वर्षीय महिला, पत्नी रामभजन। सोनम 20 वर्षीय महिला, भाई अनुराग। आशा 30 वर्षीय महिला, भाई वीरपाल। सोनी कुमारी 35 वर्षीय महिला, पत्नी मनोज कुमार ठाकुर। तान्या 27 वर्षीय महिला, पुत्री चंद्रभूषण। नरेंद्र 26 वर्षीय पुरुष, पुत्र कन्हैयालाल। मोहिनी 38 वर्षीय महिला, पत्नी विजयपाल। पूजा 19 वर्षीय महिला, पुत्री राजेश भारती देवी। 42 वर्ष महिला, पत्नी वमन। गीता देवी 42 वर्षीय महिला, पत्नी उपेंद्र सिंह। कैलाश जानी 55 वर्षीय पुरुष, पुत्र राम बहादुर सिंह। प्रवीण 33 वर्षीय पुरुष, पुत्र आसाराम। पूजा 19 वर्ष महिला, बहन मोनी। मोहिनी 40 वर्ष महिला, माँ पीयूष। मधु 21 वर्षीय महिला, पुत्री राकेश। पूनम 19 वर्षीय महिला, पुत्री महिपाल। प्रीति 24 वर्षीय महिला, पुत्री महिपाल। निशा कुमारी 18 वर्षीय महिला, चाचा सुमन। विशाल 24 वर्षीय पुरुष, पुत्र मिथिलेश। मधु 24 वर्षीय महिला, चाचा अकन। अमित जानी 24 वर्षीय पुरुष, पुत्र कैलाश जानी। मधु देवी 29 वर्षीय महिला, पत्नी अमित कुमार। मोनिका 21 वर्षीय महिला, पुत्री विजय बहादुर। यशोदा देवी 35 वर्षीय महिला, पत्नी विश्वजीत। मुस्कान 22 वर्षीय महिला, पुत्री इस्लामुद्दीन। स्वेटी 32 वर्षीय महिला, पत्नी मनोज कुमार। भारती नेगी 45 वर्ष महिला, बहन वीरेंद्र नेगी। रंजू देवी 32 वर्षीय महिला, देवर राजकुमार। जसोदा देवी 34 वर्षीय महिला, पड़ोसी रवि कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मिलेगी राहत, मुंबई के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। मऊ वर्तमान में महानगरों को जाने वाली हर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गर्मी में ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए एक विशेष ट्रेन का संचालन गोरखपुर से मुंबई के लिए शुरू किया गया है। इस ट्रेन के चलने से मुंबई रूट के यात्रियों को काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इसकी जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने दी। बताया कि यात्रियों की सुविधा हेतु 02-105/02-106 लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल
ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट LHB कोच युक्त विशेष गाड़ी का संचालन 18 मई से 1 जून 2022 तक प्रत्येक बुधवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से तथा 20 मई से 3 जून 2022 तक प्रत्येक शुक्रवार को गोरखपुर से 3 फेरों के लिए किया जाएगा। बताया कि इस ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के संबंध में समय समय पर जारी सभी मानकों का पालन करना होगा। बताया कि 02105 लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट विशेष गाड़ी 18 मई से 1 जून तक प्रत्येक बुधवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 5:15 पर प्रस्थान करेगी। विभिन्न स्टेशनों से होते हुए मऊ जंक्शन होते हुए अगले दिन गोरखपुर शाम को 5:15 पर पहुंचेगी। वहीं वापसी यात्रा में 02106 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट विशेष गाड़ी 20 मई से 3 जून 2022 तक प्रत्येक शुक्रवार को गोरखपुर से 3 प्रस्थान कर अगले दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनल 13:15 बजे पहुंचेगी, 1:15 पर पहुंचेगी। बताया कि इस गाड़ी में शयनयान के 9 जनरेटर सह लगेज यान का एक LRD का एक वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 6 तथा साधारण द्वितीय श्रेणी के 3 कोचों सहित कुल 20 LHB कोच होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। और एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मेडिकल टेस्ट में युवती को लड़का पाया गया। एचसी के फैसले के बाद अब मिलेगी पुलिस की नौकरी। महाराष्ट्र में एक युवती का सपना पुलिस में भर्ती होने का था, लेकिन 4 साल पहले एक मेडिकल टेस्ट के बाद उसे पुरुष घोषित कर दिया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को युवती को पुलिस महकमे में नौकरी देने का निर्देश दिया है। इस अनोखे मामले में साथ ही कोर्ट ने राज्य से युवती के मामले पर सहानुभूत विचार करने को कहा है। युवती ने 2018 में SC वर्ग से परीक्षा दी थी। बता दें कि इस युवती ने नासिक में पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए साल 2018 में अनुसूचित जात SC वर्ग से परीक्षा दी थी। परीक्षा में पास होने के बाद युवती ने शारीरिक परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन उस दौरान जब युवती का मेडिकल टेस्ट किया गया तो पाया गया कि युवती लड़की नहीं बल्कि पुरुष है, लड़का है। मेडिकल टेस्ट में पाया गया लड़की नहीं लड़का है। मेडिकल टेस्ट में पाया गया कि लड़की के पेट में गर्भाशय और अंडाशय नहीं था। मेडिकल के काफ़ी समय बाद जब युवती को नौकरी के लिए कॉल लेटर नहीं आया तो उसने सूचना के अधिकार ITI के माध्यम से पुलिस से जानकारी मांगी। जानकारी में पता चला कि SC वर्ग में महिला वर्ग के लिए 168 अंक की मेरिट घोषित की गई, जबकि पुरुष SC वर्ग के लिए मेरिट 182 पर बंद हुई है। युवती को परीक्षा में 200 में 171 अंक मिले थे। चूँकि युवती मेडिकल जांच में पुरुष पाई गई है, इसलिए उसे नौकरी में नियुक्ति के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद युवती ने याचिका दायर करके बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट में युवती ने कहा वह जन्म से लड़की है। उसे लड़की के तौर पर ग्राम पंचायत की ओर से जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उसने अपनी पढ़ाई लड़की के तौर पर की है। स्कूल और कॉलेज से जो पहचान पत्र मिला है उसमें पहचान लड़की के तौर पर की गई है। क्योंकि मेडिकल जांच में मुझे पुरुष घोषित किया गया, इस आधार पर मुझे नौकरी से वंचित किया जा रहा है। माता पिता गन्ना काटने वाले मजदूर हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति माधव
जामदार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया, याचिकाकर्ता समाज के कमज़ोर तबके से आती है। उसके माता पिता गन्ना काटने वाले मजदूर हैं, उसकी 2 बहन और 1 भाई है। घर की माली हालत अच्छी नहीं है। याचिकाकर्ता घर में सबसे बड़ी है। उसे महिला वर्ग में पुलिस कांस्टेबल में भर्ती के लिए तय किए गए अंक से अधिक नंबर मिले हैं। सिर्फ याचिकाकर्ता को मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के बजाय लड़का पाया गया है, इसलिए उसे नौकरी से वंचित किया गया है। राज्य सहानुभूति पूर्वक विचार करें। सुनवाई से पहले खंडपीठ ने युवती से अकेले अपने चैम्बर में भी बात की। बातचीत के बाद कोर्ट ने पाया कि युवती ने जब परीक्षा दी थी तो वह 12वीं पास थी। अब वह अच्छे अंकों से BA पास हो चुकी है और अब MA की पढ़ाई कर रही है। इसको देखते हुए कोर्ट ने राज्य के महाअधिवक्ता आतोष कुंभकोड़ी को युवती के मामले को लेकर सहानुभूति विचार करने को कहा है। सारी प्रक्रिया को 4 सप्ताह में पूरा करें, पर कुंभकोड़ी ने कहा कि याचिकाकर्ता को पुलिस महकमे में नॉन कांस्टेबलरी पद पर नौकरी की सिफारिश करने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे। गृह विभाग और विशेष पुलिस महानिदेशक निरीक्षक को युवती को लेकर सिफारिश भेजी गई है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की नौकरी से जुड़ी सारी प्रक्रिया को 4 सप्ताह में पूरा करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। एक 8 वर्ष की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची अपने घर पर अकेली थी। बुलंदशहर में एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची अपने घर पर अकेली थी, तभी उसके गांव का ही एक युवक घर में घुस आया। बच्ची के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग घर के अंदर आए, जिनको देखकर आरोपी पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना शनिवार देर रात जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की है। आरोपी बच्ची को बाहर ले जाना चाहता था। गांव के लोगों ने बताया कि बच्ची के माँ बाप गांव के बाहर सामान लेने गए थे। बच्ची का बड़ा भाई खेत देखने गया था, तभी आरोपी मौका देखकर घर के अंदर आ गया। मां ने बताया कि आरोपी बच्ची को साथ ले जाना चाहता था। जब बच्ची नहीं मानी तो उसने बच्ची को डराया। उसके बाद उसका मुंह दबाकर घटना को अंजाम दिया। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। आरोपी युवक का नाम मोहित है। उसकी उम्र करीब 25 साल है। मोहित गांव में ही खेती किसानी का काम करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि पीड़ित का मेडिकल कराया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। भारत की बात अमेरिका भी अब गंभीरता से सुनता है। लखनऊ में राजनाथ सिंह बोले, 10 सालों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश बनेगा। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को लखनऊ आए रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने चिकनकारी एसोसिएशन के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के देश की कमान संभालने के बाद विदेशों में भारत की साख बढ़ गई है। पहले भारत की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज भारत की बात को अमेरिका जैसे देश भी बेहद गंभीरता से सुनता है। कोरोना और यूक्रेन एशिया विवाद न होता तो देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होती। हमारा लक्ष्य है कि 10 सालों के अंदर भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बने।
आउटर रिंग रोड क्राइम में धीमी पर जताई नाराजगी। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आउटर रिंग रोड के निर्माण की धीमी रफ्तार से बहुत खफा हैं। 104 किलोमीटर का ये आउटर रिंग रोड अब तक केवल 65 किलोमीटर ही बन सका है, वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। 65 किलोमीटर पर काम चल रहा है, पूरा केवल 29 किलोमीटर ही बना हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक इस काम को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से आउटर रिंग रोड अब तक पूरा नहीं हो सका। उन्होंने इस संबंध में अपने प्रतिनिधि और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी से पूछा कि कितना काम हो चुका है, तो दिवाकर त्रिपाठी ने जवाब दिया कि करीब 65 किलोमीटर आउटर रिंग रोड बन चुका है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने कड़े शब्दों में अधिकारियों से ताकीद किया है, निर्माण को बहुत तेज़ी से करवाया जाए, ये तो अच्छी प्रगति नहीं है, इसमें और अधिक तेज़ी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद लगातार लखनऊ को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं, ट्रैफिक समस्या से राहत मिलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान पथ को समय से पूरा करने से ट्रैफिक समस्या से बहुत राहत मिल सकती है। राजनाथ सिंह आगे कहते हैं, खुद किसान पथ की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ का विकास करने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश की। हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट किसान पथ का काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। मैंने किसान पथ को समय से पूरा करने के लिए कड़ाई से कहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पैसा ना लगा पाने के चलते समय से काम नहीं पूरा हो सका। भारत अपनी ताकत का विश्व को संदेश देगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडो चाइना स्टैंड आज से भारत ने अपनी ताकत का विश्व को संदेश देगा। भारत परिणामों की चिंता न कर स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। पहले हर एक सुरक्षा उपकरण विदेश से मंगाए जाते थे, हमने 309 रक्षा उपकरण भारत की धरती पर ही बनाने का फैसला लिया है। रक्षा का 68% बजट सिर्फ घरेलू औद्योगिक इकाइयों पर ही खर्च होगा। रक्षा बजट का 68% में 25% देश की प्राइवेट इंडस्ट्रीज पर खर्च होगा। लखनऊ की विद राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे कई इंटेलेक्चुअल लोगों का सम्मान किया गया। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से राजनाथ सिंह ने सीधा संवाद किया, विकास के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने राजधानी लखनऊ और देश में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी जनता को बताया। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से। नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत, परिजनों का हंगामा। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती महिला की प्रसव के बाद हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाकर हंगामा किया। भीड़ देखकर स्टाफ पीछे के दरवाजे से भाग गया। मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। शहर के ईदगाह पत्थर कॉलोनी निवासी राइस ने पत्नी समरीन 38 वर्षीय को गुरुवार दोपहर 3 बजे सुबह हॉस्पिटल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था। राइस ने बताया कि ऑपरेशन से बच्ची का जन्म हुआ। शुक्रवार देर शाम समरीन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। स्टाफ को समस्या बताई। नर्स ने समरीन को इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद उसकी हालत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग नर्सिंग होम में जमा हो गए। ये देखकर कर्मी भाग गए। भर्ती 4 मरीज भी वहां से निकल गए। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, पर वह उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
पुलिस ने पति से तहरीर लेकर रात में ही अज्ञात डॉक्टर व नर्सिंग होम कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। गैर इरादतन हत्या के 3 आरोपियों को जेल भेजा। पाटना मारपीट में घायल भट्टा मालिक की मौत पर पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की मां ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व SC/ST एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक आरोपी फरार है। बिहार थाना क्षेत्र के ग्राम ठोकरेपुर मजरे पकड़ा बुजुर्ग निवासी भट्टा मजदूर किशन एक सप्ताह पूर्व रविवार को घर के बाहर मरणासन मिला। होश में आने पर उसने मां राजेश्वरी को बताया कि भट्टे पर काम करने वाली गांव की एक महिला ने 3 साथियों के साथ मिलकर उसे मजदूरी मांगने पर बेरहमी से पीटा। अगले दिन यूपी 112 को सूचना दी गई। पुलिस ने ना तो घायल को अस्पताल पहुंचाया और ना ही उसका बयान दर्ज किया गया था। 12 मई को किशन की मौत हो गई थी। मृतक की मां राजेश्वरी की तहरीर पर पुलिस ने सूरजपाल व रामरती सहित 4 पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार रात पुलिस ने नामजद आरोपियों में से किशन यादव, सूरजपाल यादव व रामकली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। गर्म हवाओं और धूप ने तपाया। एयरफोर्स स्टेशन पर 46.6 डिग्री रहा तापमान। उत्तर पश्चिमी गर्म हवा के कारण शनिवार को भी गर्मी और लू ने बेहाल कर दिया। हालांकि तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 17 मई तक तापमान में उतार चढ़ाव के आसार बताए हैं। इस दौरान तेज लू व उमस भरी गर्मी होने की संभावना है। CSABV के मौसम विज्ञानी डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तटीय आंध्र प्रदेश पर बना है। इसी के साथ एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर है। 16 मई से पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विमोच भी आने की संभावना है। इसका प्रभाव पहाड़ों पर ज़्यादा होगा, लेकिन प्रेरित हवा से गंगा के मैदानी इलाकों में भी तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। अगले 2 दिन तक आसमान साफ रहने की संभावना है। तेज लू और गर्मी होने के आसार हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वह तेज धूप में खेतों पर काम करने के लिए न जाएं और फसलों में हल्की सिंचाई 7 से 8 दिन के अंतराल पर शाम के समय करते रहें। जून की शुरुआत में मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। झुलसाती गर्मी से लोगों को इस बार जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून थोड़ा पहले आ सकता है। इससे दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल आदि राज्यों में लोगों को राहत मिल सकती है। डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि 20 मई के बाद किसी भी वक्त केरल के तटीय इलाकों में मानसून आ सकता है। आमतौर पर पहले यही मानसून 1 जून के बाद आता था, लेकिन इस बार जून के शुरुआत में उत्तर भारत में इसकी दस्तक हो सकती है। अमूमन केरल में मानसून आने के करीब 15 दिन बाद उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू हो जाता है। रिपोर्ट RPS समाचार टीम। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव अचलगंज से। तालाब जीर्णोद्धार में सरकारी धन का गबन, 4 पर रिपोर्ट दर्ज। तालाब के जीर्णोद्धार में गबन के आरोप में 4 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 19 अप्रैल को ग्राम प्रधानों के समर्थन में ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में शामिल रोजगार सेवक पुष्पेंद्र मिश्र पर गबन का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके साथ ग्राम प्रधान अमरेश कुमार, सचिव विनय राजपाल व तकनीकी सहायक संतोष निगम को भी आरोपी बनाया गया है। वीडियो चंद्रशेखर ने तहरीर में बताया कि पिछले वर्ष
सितंबर में सुपासी निवासी चंद्रपाल के खेत में स्थित तालाब के जीर्णोद्धार के नाम पर 95,509 रुपये से अधिक की निकासी हुई थी। ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसी आधार पर ग्राम प्रधान अमरेश सचिव विनय राजपाल, तकनीकी सहायक संतोष निगम व रोजगार सेवक पुष्पेंद्र को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध गबन की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष अरविंद पांडे ने बताया कि चारों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बताया जाता है कि सुपासी स्थित जिस तालाब की जांच में 95,509 रुपये का गबन दिखाया गया है, उसकी जांच जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के बाद मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, अभियंता अनिल पांडे व एडीओ पंचायत शैलेंद्र त्रिपाठी ने दूसरे दिन ही पूरी करके जेल भेज दी थी। जांच में 3.70 लाख रुपए निकाले जाने की पुष्टि हुई थी, जो अभिलेखों की जांच में सही पाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के बाद हरियाणा के मदरसों में भी हो सकता है राष्ट्रगान। शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। एमपी में भी विचार। हरियाणा सरकार राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शुक्रवार को यह संकेत दिए। मंत्री ने कहा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। राष्ट्रगान हर जगह गाया जाना चाहिए, चाहे वह मदरसा हो या स्कूल। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 की नई इतिहास की किताब वापस लेने की मांग की थी, जिसमें 1947 में देश के विभाजन के कारणों में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का भी उल्लेख है। इस पर कंवरपाल ने कहा, आप इतिहास को शुगर कोटेड नहीं बना सकते हैं। जब किताब कई चीज़ों पर कांग्रेस को श्रेय देती है तो गलतियों को भी उजागर किया जाएगा। देश के विभाजन को स्वीकार करना एक गलती थी और इसका उल्लेख मिलेगा। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, उत्तर प्रदेश सरकार। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।